नमस्कार फ्रेंड्स। तो एक नई क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास का रिवीजन। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो संबंधित है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो इससे संबंधित जितने भी आईएमपी फैक्ट होंगे उन सभी को आज हम इस पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज करेंगे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये बहुत कम समय में हम पूरे फैक्टों को याद कर लेंगे। तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन से हैं। तो भारत के 3 जो प्रमुख विधि अधिकारी हैं वो सबसे पहले और सबसे प्रमुख होते हैं भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत के महान्यायवादी होते हैं और यही सबसे मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। यह एक क्या होता है, संवैधानिक पद होता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। दूसरे हैं भारत का महाधिवक्ता। तो भारत के जो महाधिवक्ता हैं यह एक वैधानिक अधिकारी होते हैं, यह एक कोई संवैधानिक पद नहीं है। नेक्स्ट आते हैं भारत के अपर महाधिवक्ता। तो यह भी एक क्या है, वैधानिक पद है, इसका भी कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 3 जो प्रमुख विधि अधिकारी हैं उनके नाम आप सभी को याद रखने होंगे कि भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता और तीसरे हैं भारत के अपर महाधिवक्ता। नेक्स्ट आते हैं कि भारत के जो प्रथम महान्यायवादी हैं वो कौन थे। तो भारत के जो प्रथम महान्यायवादी हैं उनका नाम है एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किए गए थे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का कार्य है महान्यायवादी का, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वही भारत के क्या है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है। तो जो भारत का महान्यायवादी है वो भारत सरकार का एक विधि सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। सरकार को विधि से संबंधित कोई भी सलाह या मशवरा करना है तो वो महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा जो महान्यायवादी को कार्य सौंपे गए होते हैं वो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना होता है। जब भी उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से कोई भी पक्ष विधि से संबंधित पक्ष को रखना होता है तो उसको रखने के लिए क्या है, महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय में पेश होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो उच्चतम न्यायालय में अगर राष्ट्रपति की ओर से कोई भी पक्ष रखना होगा तो वहाँ पर भारत के महान्यायवादी को भेजा जाएगा, वो राष्ट्रपति के पक्ष को उच्चतम न्यायालय में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें और है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में अगर सुनवाई का अधिकार, अगर उच्च न्यायालय में कोई भी मामला है उससे संबंधित पक्ष को रखना है तो वहाँ भी भारत के महान्यायवादी क्या है, भारत सरकार का पक्ष रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 76 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यायवादी जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार होता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो महान्यायवादी को क्या है कि दोनों सदन में की बैठक में वो भाग ले सकते हैं, वहाँ भाषण दे सकते हैं, किसी भी संसदीय कमेटी का वो सदस्य बन सकते हैं, किंतु उन्हें क्या होता है कि वोट नहीं दे सकते हैं। वो कभी भी किसी भी पक्ष में किसी भी पक्ष को वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं। तो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो महान्यायवादी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। भारत में वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो हैं भारत के महान्यायवादी हैं वर्तमान में। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76
अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता का पद जो है संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक पद है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम है बी नरहरि राव। बी नरहरि राव जो है भारत के प्रथम CAG के पद पर कार्यरत व्यक्ति हैं। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। तो राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देने के लिए होते हैं राज्यों में महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में महान्यायवादी का पद है, वैसे ही राज्यों के लिए क्या है, एक महाधिवक्ता का पद होता है। नेक्स्ट आता है कि संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक में कौन उपस्थित रहता है। संसद की जब भी लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक होती है, उस समय जो भारत के CAG हैं, भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। CAG के बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि CAG भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में जैसे कि उच्चतम न्यायालय हो गए, निर्वाचन आयोग हो गए और संघ लोक सेवा आयोग भी सम्मिलित हैं। तो B.R. अम्बेडकर का यह स्टेटमेंट याद रखना होगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी कहा गया है, जो कि क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया। तो CAG के पद का जो सृजन है वो किया गया संविधान के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो लोक लेखा समिति का एक मार्गदर्शक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है, लोक निधि का मुख्य अभिभावक किसे कहा जाता है, तो वो है कौन, CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है। तो राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की जो वित्तीय जांच है वो करते हैं CAG अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन एवं भत्ते किस पर भारित होते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन एवं भत्ते जो हैं वो भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट और है कि आर्टिकल और उससे संबंधित विषयों के बारे में दिया गया है। आर्टिकल है 148 जो है वो ये बताता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति से संबंधित प्रावधानों को दिया गया है। आर्टिकल आता है 149। आर्टिकल नंबर 149 जो है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 150 जो है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। और अंतिम आर्टिकल जो है 151 जो कि प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट करने से संबंधित है। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा होते हैं वो वर्ष के अंत में राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था महान्यायवादी एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो यह यहीं समाप्त होता है। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम संसद को कवर करेंगे जो कि एक बड़ा टॉपिक होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होगा। तो